हाय एवरीवन। आई होप बच्चों आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड आपने पूरी बायोलॉजी को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। आपको बच्चों इन क्वेश्चन को एज ए चैलेंज की तरह लेना है और देखना है कि आप इन क्वेश्चन को कितना कर पाए और खुद को मार्क्स देने हैं। फिर 10 में से आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपका वो आंसर सही था या गलत था। तो बच्चों ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है बच्चों, इफ फीमेल पेशेंट एक्स, कोई फीमेल है, पेशेंट एक्स गोज टू द क्लिनिक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाती है ड्यू टू बटरफ्लाई शेप्ड स्वेलिंग इन हर नेक। बच्चों उसकी जो नेक है उसमें क्या हुआ है, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप्ड बेटा एक ग्लैंड होती है, तो उसका आपको पता होगा कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। हर ब्लड टेस्ट रिजल्ट शो लो T4 एज वेल एज TSH लेवल्स। बच्चा उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर ये देखता है कि T4 और TSH लेवल्स दोनों ही क्या है, लो है, TSH लेवल्स भी कम है। लेटर TSH इज इंजेक्टेड इन हर। तो बच्चे डॉक्टर क्या करता है, TSH का इंजेक्शन देके देखता है कि भाई उसकी जो थायरोक्सिन का लेवल है वो रिस्टोर होता है या नहीं होता है। तो क्या हुआ, उसने देखा कि विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ T4, और T4 का लेवल बच्चों बढ़ गया। बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो विच एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट वाज डिफेक्टिव इन एक्स। उस पेशेंट में बच्चों कौन सा पार्ट डिफेक्टिव है। पहला ऑप्शन है बच्चों पार्ट डिस्टलिस, दूसरा ऑप्शन है बच्चों थायराइड ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड और चौथा है पार्स नर्वोसा। देखो बच्चों इन ऑप्शंस को तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। पार्स नर्वोसा मतलब किसकी बात कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, जहां से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से बच्चा थायराइड का कोई लेना देना नहीं है। थायराइड ग्लैंड और पार्ट डिस्टलिस बच्चों, अब ज्यादातर बच्चा क्या करता है बेटा, थायराइड ग्लैंड को आंसर टिक कर देता है। जबकि आप देखो बच्चों अगर ब्लड में T4 और TSH दोनों ही क्या है, कम है, और TSH का इंजेक्शन देने से अगर T4 रिस्टोर हो जा रहा है तो मतलब हमको ये पता चल रहा है कि हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसने क्या किया होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया होगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा और वो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और वहां से क्या निकलवाएगा, वहां से हार्मोन निकलवाएगा आपका T3 और T4। अगर मेरा बच्चों ये TSH लेवल कम है और T4 भी लेवल कम है और TSH का इंजेक्शन देने से अगर बेटा T4 लेवल रिस्टोर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा TSH है जो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्सेस में, यहाँ पे हमारी कोई कमी है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को क्या हो रहा है बेटा, सिग्नल ही आ रहा है T3 T4 बनाने का। और डॉक्टर वही कर रहा है कि TSH स्टिमुलेट करवा रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रहा है, जिसकी वजह से T4 क्या हो रहा है बेटा, रिस्टोर कर जा रहा है। तो हम क्या आंसर करेंगे बेटा, पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस का मतलब बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का ही रीजन है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के रीजन से निकलता है बेटा TSH। तो बच्चों बताना किस किस ने इसका आंसर थायराइड दिया था, क्योंकि बहुत बच्चा इसका आंसर थायरोटिक करता है, तो इसका थायराइड ग्लैंड आंसर नहीं होगा, पार्स डिस्टेलिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे कि आपने सही किया है नहीं किया। अगर आंसर सही नहीं हुआ है तो फिर देखेंगे कि बेटा कैसे सही होना था, वो कैसे सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट PBU1 साइट ऑफ द PBR322। बेटा आपसे वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, आपसे क्या कर रहा है बेटा, वेक्टर की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं PBR322 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा PBU1 साइट, जो कि आपकी होती है एम्पिसिलिन रीजन में, ठीक है, यहाँ पे होती है PBU1 और इधर बेटा PST1 भी होती है ना। PBU1 साइट पे क्या कह रहा है बेटा, फॉलोड बाय द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमने क्या करा है बेटा, PBU1 साइट पे क्या कर दिया बेटा, फॉरेन डीएनए लाइगेट कर दिया है। फॉरेन डीएनए को हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे लाइगेट कर दिया है, ये रहा। अब ये मेरा क्या है, अब ये बेटा मेरा रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, रिकॉम्बिनेंट बन चुका है ये, क्योंकि मैंने इसमें फॉरेन डीएनए लाइगेट कर दिया है। और जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट था वो अपनी रेसिस्टिविटी को बेटा क्या करेगा, लूज कर देगा। अब ये सेंसिटिव बन जाएगा, एम्पिसिलिन सेंसिटिव बन जाएगा। तो कह रहा है कि ऑल द ट्रांसफॉर्मेंट्स आर रेसिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट रेसिस्टेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे बेटा, क्योंकि ये तो देखो रिकॉम्बिनेंट है, मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए यहाँ पे लाइगेशन हुआ है और ये रेसिस्टेंट से क्या हो गया बेटा, सेंसिटिव हो चुका है। तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बेटा रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन,
बेटा देखो टेट्रासाइक्लिन की साइट कहाँ पे होती है, टेट्रासाइक्लिन होता है आपका इधर। टेट्रासाइक्लिन को बेटा जब मैंने छेड़ा ही नहीं है, वहां पे मैंने कोई भी फॉरेन डीएनए को लाइगेट ही नहीं किया है, तो बिल्कुल सही बात है कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन अभी भी इंटैक्ट है। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम अगर आप ग्रो कराओगे तो आपके जो प्लाज्मिड है या वेक्टर है वो क्या करेंगे, वहां पे टेट्रासाइक्लिन जीन को लेके जाएंगे, ग्रो मिलेगी, है ना। बैक्टीरियल सेल को ग्रो कराएंगे तो कर जाएगा। एम्पिसिलिन सेंसिटिव हुआ है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव नहीं हुआ है, तो रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, यही हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बिकम एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है बेटा ये वाली, है ना, उसके पास एक तो होगा क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा बेटा हमारा जो प्लाज्मिड है वो गया ही नहीं है, ना तो उसने एम्पिसिलिन सेंसिटिव रेसिस्टेंट जीन गया है ना टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट गया है, तो फिर तो बेटा उसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट आएगा ही कहां से, आएगा ही नहीं। बेटा नेक्स्ट है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। बेटा टेट्रासाइक्लिन साइट पे तो हमने कुछ भी फॉरेन डीएनए लाइगेट ही नहीं किया, तो सेंसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रेसिस्टेंट रहेगा, है ना। आपका रेसिस्टेंट रहेगा तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए वोमेन डेवलप, अगर किसी वोमेन में क्या आ रहा है बेटा, एड्रिनल ट्यूमर हो गया है, that autonomously release abnormally high level of estrogen independent of ovarian control। बेटा ओवेरियन कंट्रोल से इंडिपेंडेंटली आपका एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकल रहा है एड्रिनल ट्यूमर की वजह से। अब एस्ट्रोजन अगर बहुत ज्यादा निकलेगा बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन है तो उसके इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये कह रहा है द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस परसिस्टेंट एंड नॉन साइक्लिक एस्ट्रोजन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं कर रहा है वो आपसे, इक्वेशन कैन बी। पहला ऑप्शन है बेटा मार्क रिड्यूस सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ प्रोटीनियस प्रोजेस्टेरोन। अब बेटा इस क्वेश्चन को बच्चा बहुत ही गलती करता है, बहुत ही माइन्यूट सी गलती करता है, स्टेटमेंट को ध्यान से ही नहीं पढ़ता है। हो सकता है कि बेटा आपने भी वही सेम मिस्टेक की हो। देखो बेटा आपने इस प्रोजेस्टेरोन की तो बात मानी होगी, बट आपने प्रोटीनियस वर्ड नहीं पढ़ा होगा, जबकि ये एक कैसा हार्मोन है बेटा, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है ना। तो ये वाली बात आपकी बेटा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर बेटा बी स्टेटमेंट है प्रोफाउंड इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक एलएच सीक्रेशन। इस लाइन को भी बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है। देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है हाइपोथैलेमिक एलएच सीक्रेशन। हाइपोथैलेमिक एलएच का मतलब क्या है बेटा, हाइपोथैलेमिक के एलएच तो निकलेगा ही नहीं, ये आपका आएगा कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसको भी बच्चा बहुत बार क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है, पढ़ता है नहीं है ध्यान से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। बेटा सी पे चलिए, डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, बिल्कुल सही बात है। अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। बेटा डी कह रहा है बोन मिनरलाइजेशन, ये बात भी एकदम सही है। बेटा आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है टीनेज में, एस्ट्रोजन का क्या होता है, अमाउंट कम हो जाता है मेनोपॉज में जाके, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है ना। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको क्या पता, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बट एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बन रहा है तो वो बॉन फॉर्मिंग जो सेल्स है बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, उनकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो बॉन मिनरलाइजेशन भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, सी एंड डी ओनली, आंसर इज डी। कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इनमें से कितने क्वेश्चंस को गलत किया, क्या आपने मिस्टेक की ना, आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी रहता है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है। ये कह रहा है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग यूजिंग एक्स गर्ल, बेटा ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है। एक्स गर्ल क्या है बेटा, एक सबस्ट्रेट है। इफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड और इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, मतलब ये कह रहा है बेटा आपने जो लैक जी है ये क्या करता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है, और आपने वहीं पे क्या कर दिया बेटा, वहीं पे आपने क्या किया है, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस आपने क्या करा है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो ब्लू कॉलोनीज क्या इंडिकेट करेंगी, देखो बेटा जो एक्सल सबस्ट्रेट है ना, ये क्या रहता है, कलरलेस सबस्ट्रेट होता है, कलरलेस सबस्ट्रेट है। अब ये लैग जी क्या है बेटा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है बेटा, एक्स जो गल है, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, एक्स जो गल सबस्ट्रेट है उसको तोड़ देता है और हमें क्या देता है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देता है ना। ब्लू कलर हमें मिल जाएगा। एक्स गल क्या है बेटा, पहले शुरू में कलरलेस रहेगा और उसको ब्लू कलर्ड सबस्ट्रेट में तोड़ देगा आप, है ना, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हमें मिलेंगी। बट अगर बेटा मैंने लैक्सी रीजन में ही कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट
क्या कर दिया, इंसर्ट किया है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। और नहीं बनेगा तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज नहीं मिलेंगी, मतलब रिकॉम्बिनेंट के केस में वो नहीं बनेगा और ब्लू कलर्ड कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। तो ये कह रहा है नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। सेकंड ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में बेटा ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे गया है और ब्लू कलर कॉलोनीज दे रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बेटा अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो बीटा गैलेक्सिडीज ब्लू कलर कॉलोनी तो बिल्कुल भी नहीं देगा। फिर कह रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म कॉलोनी। ये बिल्कुल बात सही हो सकती है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज होंगी, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में क्या होगा बेटा, वो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कोडिंग सीक्वेंस में जाके लगेगा नहीं लैक्सी रीजन में, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, तभी वो मेरा क्या देगा बेटा, कॉलोनीज, वो मेरी ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट में तो बेटा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज की सिंथेसिस नहीं होगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड नहीं कर पाएगा आपका लैक्सी रीजन, तो रिकॉम्बिनेंट के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये होगा बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज होंगी वो देंगी बेटा आपको ब्लू कलर कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, आपसे बोला है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्मोनल प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज। बेटा ये वाला केस क्वेश्चन को पॉज करके बेटा सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आपसे वो हुआ या नहीं हुआ। ये आपने पढ़ा होगा बेटा हाइपर थायरॉइडिज्म का केस, हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको क्या हो जाता है बेटा, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। अब उसमें बेटा अलग अलग हो सकता है कि आपको क्या हुआ, बहुत ज्यादा T3 T4 बन रहे हो सकता है कि कोई ट्यूमर बन गया है ना, कोई नोड्यूल्स बन गए हैं आपके, तो आपका बहुत ज्यादा ग्रेव डिजीज में क्या होता है बेटा, T3 T4 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे कि T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये कह रहा है फ्री, ये भी नहीं होगा, फ्री T3 T4 कम हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये बिल्कुल ज्यादा होगा, ये सही है। अब यहाँ पे बच्चा फंसता है बेटा, सर ये TR है तो TSH कम क्यों है। बेटा देखो, इसको इससे समझेंगे कि आप जानते होंगे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस है एक, और हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है बेटा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा आपका रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, और वहां से रिलीज करवाएगा आपका T3 और T4 की सिंथेसिस को। अब ये कह रहा है बेटा इस केस में बहुत ज्यादा T3 T4 का अमाउंट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है T3 एंड T4 का अमाउंट। बेटा जब ये हार्मोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये बेटा आपके नेगेटिव फीडबैक देने लग जाएंगे, है ना, नेगेटिव फीडबैक देंगे दोनों, हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को, दोनों को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, इसलिए TR है तो TSH का क्या होगा बेटा, अमाउंट कम हो जाएगा, आंसर होगा बेटा इसका 4, है ना। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से करना है, और नहीं होता है तो बेटा इसको ऐसे सीखना है कि हम कैसे और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई हाइपोथायरॉइडिज्म पे बनेगा, कोई हाइपरथायरॉइडिज्म पे बनेगा, ज्यादातर हमारे हाइपर पे बनेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हार्मोन सिंथेसिस होंगे और फिर वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन पे और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वुमेन गिव बर्थ टू ट्विन्स। बेटा दो बच्चे जुड़वा हैं, ट्विन्स हैं, who shared a common placenta but had separate amniotic sac. The twins are of the same sex. ये वर्ड बेटा हाईलाइट करना है, सेम सेक्स एंड सो एग्जैक्ट सिमिलर फिजिकल फीचर, एकदम सेम है। Based on the above given information, we can correctly conclude that these twins are, ये जो ट्विंस है बेटा वो क्या है, क्या वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है, नहीं बेटा, इस केस में क्या होते हैं, दो जाइगोट बनेगा आपके अलग अलग। अब दो जाइगोट बन रहे हैं तो मतलब अलग अलग जाइगोट से बेटा भी एकदम सिमिलर तो नहीं देखेंगे, तो जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा एग्जैक्ट सिमिलर है, तो बेटा डाइजाइगोटिक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फॉर्म एज अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज बाय द डिवीजन ऑफ ए सिंगल जाइगोट, बिल्कुल सही बात है बेटा, सिंगल जाइगोट के डिवीजन से ही आपके जब जाइगोट डिवीजन होता है और उससे जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से क्या हुए हैं बच्चा, एक ही जाइगोट से बने हैं, एक ही जाइगोट में डिवाइड किया है, इसलिए क्वेश्चन लिखता भी है कि एग्जैक्ट सिमिलर फिजिकल फीचर्स हैं और सेम सेक्स भी है, ठीक है। फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ वन ओवम बाय द टू स्पर्म्स, दो स्पर्म्स बेटा एक को तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, जो आप पढ़ते हो पॉलीस्पर्मी को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी,
पॉलीस्पर्मी बेटा वो वाला कंसेप्ट आप जानते ही होंगे कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाता है, मल्टीपल स्पर्म्स आपके नहीं कर सकते फर्टिलाइज। डेवलप्ड ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट एग्स विद टू डिफरेंट स्पर्म। ये भी बेटा पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपको इसमें सेम सेक्स और सेम फिजिकल नहीं मिलेंगे फीचर्स, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे बेटा, आपके एक ही केस होंगे जिसमें एक ही जायकोट से डिवाइड करके वो बना होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन नीट में भी आया था 2025 में, याद होगा आपको 2025 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है आपका ब्रीदिंग से, और वॉल्यूम्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता रहता है। तो बेटा अगर आपको कैपेसिटीज याद नहीं है, वॉल्यूम्स याद नहीं है, तो बहुत कठिनाई हो सकती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो ध्यान से देखो बेटा, ये कह रहा है करेक्ट मैच फाइंड करना है, करेक्ट। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह रहा है टीवी प्लस आईआरवी। अब देखो बेटा टीवी कितना होता है, 500 के आसपास होता है। अगर आईआरवी की मिनिमम रेंज भी लोगे तो वो 2500 होती है, तो टोटल 3000 ml आना चाहिए, तो ये आपका हो गया गलत। एफआरसी कह रहा है ईसी प्लस आरवी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा, ई आर वी प्लस टीवी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, प्लस आरवी। ये तो बेटा एफआरसी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीबी प्लस ईआरबी। बिल्कुल सही बात है, टीबी कितना होगा 500, और ईआरबी की मिनिमम रेंज कितनी होती है बेटा 1000 के आसपास होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1500 से 1600 ml, एकदम सही बात है। मिनिमम 1500, मैक्सिमम आपका 1600 ml हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आ गया बेटा थर्ड। वीसी कह रहा है वाइटल कैपेसिटी ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईसी 4100 ml होगा। देखो बेटा वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ईआरबी प्लस आईसी में बेटा आई आर वी आएगा, प्लस पीवी भी आएगा। तो ये तो इसको रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो गई वीसी की, है ना, वीसी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वो। तो आंसर बेटा आपका आएगा थर्ड। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बेटा आपसे आपको ये याद थे या नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हॉर्मोन्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग हार्मोन लेवल वर रिकॉर्डेड इन ए हेल्दी वुमन ड्यूरिंग द डिफरेंट डेज ऑफ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको भी पता है आइडियल कंडीशन है 1 से 5 दिन तक ज्यादातर मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, उसके बाद फॉलिकल्स ग्रो करती हैं, और जब बेटा फॉलिकल्स ग्रो करती है तो वो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस इंक्रीज होगा। तो ये कह रहा है आफ्टर 5 डेज में एस्ट्रोजन लो रहेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेस्टेरॉन भी लो रहेगा, एलएच भी लो रहेगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है which of the following options accurately explain the rise in the progesterone level that is observed after the 14th day। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल बढ़ता है बेटा 14वां दिन के बाद, मतलब ओव्यूलेशन के बाद, उसको एक ही बढ़ाता है, ज्यादातर कॉर्पस लुटियम उसका क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कह रहा है इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एफएसएच बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बेटा एफएसएच का अमाउंट बेटा उस टाइम पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एफएसएच को आपको पता होगा बेटा शुरू में मेंस्ट्रुअल फेज के बाद एफएसएच का अमाउंट थोड़ा ज्यादा आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज में ना आपका एफएसएच का थोड़ा अमाउंट बढ़ेगा। वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है उस टाइम पे, और जब फॉलिकल्स है वो क्या करती है बेटा एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करती है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्विटी ऑफ द कॉर्पस लूटियम, ये बात एकदम सही है बेटा, कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जो ग्रेन्युलोसा है बेटा आपको रिग्रेस हो जाता है, कॉर्पस लूटियम जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्पस लूटियम बेटा प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है, इसलिए आपको ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखती है। रिग्रेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज बाय एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बेटा ओवरीज को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन की पीक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपका जो आंसर है बेटा वो कॉर्पस लूटियम से आ रहा है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम क्या होता है, कॉर्पस लूटियम बहुत ज्यादा बन रहा होता है आपका ओव्यूलेशन के बाद। तो कॉर्पस लूटियम जो ज्यादा बनेगा तो आपको क्या होगा बेटा, जब तक ये रिग्रेस नहीं हो रहा है, एल्बिगेंस में चेंज नहीं होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की पीक रखता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रखता है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ हीमोग्लोबिन कर्व पे बेटा क्वेश्चन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स conditions does not favor the dissociation of oxygen, does not favor the dissociation of oxygen, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को फेवर नहीं करेंगी, मतलब टूटने को फेवर नहीं करेगी फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा है बेटा इसमें से जो फेवर नहीं करेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को। देखो लो PO2 पे तो बिल्कुल डिसोसिएट हो जाती है, हाई PCO2 पे भी डिसोसिएट होती है, हाई टेम्परेचर पे भी डिसोसिएट हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका जो कर्व है वो क्या होता है शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। लो H प्लस मतलब एसिडिक कंडीशन कम है, तो पीएच क्या होगा बेटा हाई होगा,
IPH की बात कर रहा है और यही वो कंडीशन है ना, यही वो कंडीशन है जिसपे वो क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में बहुत तकलीफ भी होती है बच्चों को सॉल्व करने में, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़े वीक होते हैं ना बायो वाले। तो ठीक है बेटा, देखते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं कर पाए। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration। बच्चों फोर्स एक्सपायरेशन की बात कर रहा है, मतलब मैंने फोर्सफुली जो मेरे अंदर ERV थी उसको भी बाहर निकाल दिया है और उसके बाद कह रहा है कि आप कितना ब्रीद इन कर सकते हो फोर्सफुली। देखो बेटा, नॉर्मल हम ब्रीद इन करते हैं टाइडल वॉल्यूम टीवी, और फोर्सफुली इनहेल कर सकता हूँ IRV को, और एक ERV जो मैंने फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया उसको भी मैं ब्रीद इन कर सकता हूँ। मतलब ये मुझसे बात कर रहा है वाइटल कैपेसिटी के बारे में, वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा है ना। अब वाइटल कैपेसिटी को बेटा आप क्या तय कर सकते हो, देखो ERV आपने फोर्सफुली निकाल दी तो ARV, IRV आप फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो और टाइडल वॉल्यूम को, मतलब मुझे ये डेटा चाहिए। तो पहले ही मुझे ए में दिख रहा है IRV प्लस TB प्लस ARV, ये तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है बेटा EC प्लस IRV। अब EC क्या होगा बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ARV से और TB से। तो देखो ARV आ गया, TB आ गया और IRV भी आ गया बेटा, ये वाली भी बात एकदम सही है। फिर कह रहा है FRC प्लस TB। FRC क्या होता है बेटा, ARV प्लस RV। ये तो बेटा मेरा है ही नहीं, वाइटल कैपेसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ARV IRV आना चाहिए था, तो बेटा C तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर डी को देखते हैं बेटा, FRC। FRC में क्या आएगा बेटा, ARV प्लस RV, ये आपके दोनों ब्रैकेट में है, प्लस IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की तरह क्या होती है बेटा, IRV होती है और TB से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाहर लगा हुआ है बेटा माइनस RV, बाहर क्या है माइनस RV। अगर बेटा आपको सिंपल मैथ आती है तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। आपके पास बचेगा बेटा ARV प्लस IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, यही तो वाइटल कैपेसिटी होती है। तो ये वाला भी बात एकदम ठीक हो जाएगी, डी। तो आंसर आएगा बेटा ABD, ABD, ABD। तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 4। तो बच्चा आज के ये 10 क्वेश्चन थे, आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने इसमें से कितने सही किए। ये आपके लिए बेटा एज ए चैलेंज है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बेटा आपको और करने हैं और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएंगे ना, जरूर लिखेंगे कि सर और कराइए। ऐसे क्वेश्चन बेटा हम लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को देखते रहेंगे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी अच्छे से आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है, कितने अच्छे से आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो चुके हो। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा यही 10 क्वेश्चन हैं और अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।